अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटन मसल डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ कि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि इसमें हम अगले चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमारे पास पहले सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं, हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद जैसे ही उस पर नर्व इंपल्स आती है, मैसेज आता है, तो उसके बाद यहाँ पे एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे जो क्लेफ्ट है वहाँ पे आ जाते हैं, और उस क्लेफ्ट के बाद पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे रिसेप्टर्स अटैच होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ अटैच होने के बाद अंदर मूव कर जाएंगे, और सोडियम आयन भी इनके साथ जो है वो अंदर मूव करेगा, और इसके साथ हमारे पास डीपोलराइजेशन का सारा प्रोसेस अकर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जो मैसेज आता है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको पता है कि न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन की एंडिंग होती है, और जो है हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो हमारे पास मसल्स होता है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन और न्यूरॉन एंडिंग और मसल्स जो है मसल फाइबर जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे इस सारे एरिया को। ठीक है, सो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया है। आगे हम पूरे चैप्टर में यही वैसे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, जो मैंने आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दिया है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि है क्या चीज़ यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग टू द स्केलेटन मसल। ठीक है, आपको समझ आ गई है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेसिकली क्या इसका पर्पज़ होता है। इम्पल्स जो है वो सेंड करना स्केलेटन मसल तक। स्केलेटन मसल फाइबर्स आर इन्वेटेड बाय द लार्ज माइग्रेटिंग नर्व फाइबर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द लार्ज मोटर न्यूरॉन इन द एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और आपको पिछले चैप्टर अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको उसमें आइडिया होगा कि हमने डिस्कस किया था कि सिंगल मोटर यूनिट होता है। सिंगल मोटर यूनिट से हमारे पास ये नर्व फाइबर्स, ज़्यादा सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं, और वो हर अलग नर्व फाइबर्स अलग जो मसल फाइबर है उसको क्या करेगा, उसको हमारे पास ये मैसेज कैरी करेगा। ठीक है, तो यही सारा इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है, और उन्होंने कहा है कि मोटर न्यूरॉन निकलते कहाँ से हैं, वो एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे। ईच नर्व फाइबर आफ्टर एंटरिंग द मसल्स बैली। ठीक है, मसल बैली तक पहुँचने के बाद आपको पता है हमारे पास जो है दो पार्ट होते हैं जो मसल के हैं। देखें यहाँ पे एक ओरिजिन, एक इंसर्शन, और इसके दरमियान वाला जो हमारे पास थोड़ा थिक सा रीजन होता है उसको हम बैली कहेंगे। अब जो नर्व इम्पल्स है उसने बैली के पास पहुँच गया है। उसके बाद पहुँचने के बाद क्या होगा हमारे पास, नॉर्मली वॉचिंग एंड स्टिमुलेट फॉर 3 to several hundred skeleton muscle fibers। ठीक है, ईच नर्व एंडिंग मेक्स अ जंक्शन कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको बता दिया, एक नर्व एंडिंग और एक स्केलेटन मसल फाइबर का सारा प्रोसेस, उससे इर्द गिर्द जितने भी स्ट्रक्चर्स वगैरह आएंगे इस सब को हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें होप्स आपको कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। द एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट्स इन द मसल फाइबर बाय सिंगल नर्व travels in the both direction toward the muscle fibers, and with exception of about 2 of the muscle fibers there is only one such junction per muscle fiber। ठीक है, इधर बेसिकली उन्होंने ये कहा हुआ कि एक्शन पोटेंशियल आएगी, नर्व इम्पल्स से ही जाहिर एक्शन पोटेंशियल आएगी। एक्शन पोटेंशियल आने के बाद वो मसल फाइबर में जाएगी, और जो नर्व है वो ट्रैवल करेगी हर डायरेक्शन में, मतलब मसल फाइबर की एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, दोनों में ट्रैवल करेगी। ऑफ कोर्स जो है दोनों में ट्रैवल करेगी, क्योंकि सिर्फ एक वाला पोर्शन तो हमारे पास जो है उसने कंट्रक्शन शो नहीं ना करनी, उसमें एक्शन पोटेंशियल तो शो नहीं ना होगा। तो बेसिकली इसमें यही कह रही हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि एक फाइबर में जो है वो दोनों साइड पर जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में है कि वो जो है एक ही मतलब जो एक फाइबर है वो एक ही साइड पर जाएगी, दोनों साइड पर नहीं जाएगी। इसमें बेसिकली उन्होंने ये कह दिया। आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। या फिर इसकी एनाटमी देख लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ फॉर्म अ लार्ज माइलिनेटिंग नर्व फाइबर। माइलिनेटिंग नर्व फाइबर्स का आपका पता है जहाँ पे श्वान सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से हम इसको माइलिनेटिंग नर्व फाइबर्स कहेंगे। टू अ स्केलेटन मसल। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपको फंक्शन पता होगा माइलिनेटिंग नर्व फाइबर का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइलिनेटिंग नर्व फाइबर का बेसिकली मेन पर्पस क्या है। इससे बेसिकली वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी एक्शन पोटेंशियल जो ज़्यादा स्पीडली जो है पूरे मसल्स तक कैरी होगा। इसमें बेसिकली यही पूछा जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो है इसे ये भी पूछा जाता है कि एक्शन पोटेंशियल का सारा फिनोमेना माइलिनेटिंग नर्व फाइबर में किस तरह होगा। ठीक है, सो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास हमारे पास है कि द स्केलेटन मसल फाइबर द
nerve fibers form a complex of the bringing nerve terminal that originate in the surface of the muscle fiber but lie outside the muscle fiber plasma membrane. The entire structure is called as motor end plate. ठीक है, मोटर एंड प्लेट को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि वो हमारे पास क्या होता है. ठीक है, एक मसल फाइबर की एंडिंग और दूसरा एक नर्व फाइबर की एंडिंग और दूसरा हमारे पास मसल फाइबर का स्टार्ट जहाँ से मैसेज कैरी होगा या बेली वाला पोर्शन जहाँ पे वो आके अटैच होगा, उसको सबको क्या कहेंगे हम, मोटर एंड प्लेट भी कहेंगे और हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होगा. It is covered by one or more Schwann cells that insulate it from the surrounding fluids. ठीक है, अब Schwann cell बताया हुआ है कि वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, आपको इस बात का पता है. Shows the junction. अब फिगर 7.1 हम देख लेते हैं एक दफ़ा. ये सारा हमारे पास जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये सारा हमारे पास मोटर एंड प्लेट है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, और ये सारी जो है आगे हम देखते हैं कि ये सारी स्ट्रक्चर्स हमारे अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे. तो लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये वाली चीज़ें आगे हम देखते हैं. ये सारे क्या क्या है, सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे पास सब न्यूरल क्लेफ्ट्स हैं, ये बाद में हम देखते हैं. सो अब हम जल्दी नेक्स्ट मूव करते हैं. शोज द जंक्शन बिटवीन अ सिंगल एक्सन एंड द नर्व फाइबर्स. द इनवेजिनेटेड टर्मिनल इज कॉल्ड द सिनैप्टिक गटर्स और द सिनैप्टिक ट्रोव एंड द स्पेस बिटवीन द टर्मिनल एंड द फाइबर्स इज कॉल्ड द सिनैप्टिक स्पेस ऑफ द सिनैप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द गटर आर न्यूमरस स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ द मसल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सब न्यूरल क्लेफ्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में इन्होंने हमें पर क्या बताया हुआ है. देखें यहाँ पे जो है आपको पता है कि ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद ये वाली जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान, ये वाली इसको हम क्या कहेंगे, सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे. और ये जो अंदर से स्ट्रक्चर अंदर से धंसा हुआ सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, सब न्यूरल क्लेफ्ट. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. ये तीन चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं ये वाली इसमें. अब हम बाद में इनका फंक्शन भी पढ़ेंगे क्या है. इन द एक्सन टर्मिनल, एक्सन की जो एंड वाला पोर्शन है, आर मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज दैट सप्लाइज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी सोर्स यूज्ड फॉर द सेंसेस ऑफ द ट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन व्हिच एक्साइट्स द न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स. अब बेसिकली इधर मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ. इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है कि देखिए ये है हमारे पास ये जो वेजिकल्स अंदर बने हुए हैं ना, ये सिनैप्टिक वेजिकल्स, इनके अंदर जो है एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है. अब उन्होंने कहा है कि न्यूरॉन के टर्मिनल में ही एटीपी प्रेजेंट है. अब इसके अंदर ही, यानी आप कहेंगे न्यूरॉन का जो ये सारा साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, इसके अंदर ही हमारे पास एटीपी प्रेजेंट है और इसके अंदर ही ये हमारे पास सारे एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है. इसी यहीं पे हमारा सारा एसिटाइलकोलिन ने बनना है. ठीक है, और इसी एसिटाइलकोलिन की वजह से ही हमारा सारा जो है मतलब काम होगा, मतलब सारी इम्पल्स वगैरह कैरी होगी. सो ये एक आसान सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है. अब देखते हैं आगे क्या है. इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बट इज अब्सॉर्ब्ड रैपिडली इनटू अ स्मॉल सिनैप्टिक, फिर वो हमारे पास सिनैप्टिक वेसिकल्स में सारे मतलब एसिटाइलकोलिन ऐसे तो नहीं प्रेजेंट होंगे, बल्कि वो हमारे पास इस तरह ये सारे एसिटाइलकोलिन है और ये इसके ऊपर एक वेसिकल आ जाएगा और फिर वो वेसिकल्स वगैरह इसके ऊपर आ जाएंगे. इसके अलावा जो है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, ये भी हमारे पास जो कुछ टाइम के बाद जब हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल जो ख़त्म हो जाएगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन आएगी, तो मतलब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है. ठीक है, एस्ट्रेज जहाँ पे ERS जहाँ पे भी आ जाएगा, उसका मतलब है कि ये इसको इनहिबिट करेगा. अब ये एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा. ठीक है, और फिर हमारे पास एसिटाइलकोलिन का लेवल दोबारा कम हो जाएगा और रेस्टिंग स्टेट जो है वो दोबारा हमारे पास जो है अचीव हो जाएगी. अब देखते हैं सिक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय नर्व टर्मिनल. अब ये कह रही हैं कि एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज़ होगा. अब जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आई है, नर्व इम्पल्स आके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, नर्व इम्पल्स आ रही है और उसने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आ गई है. अब जो उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म में 125 वेसिकल ऑफ एसिटाइलकोलिन वो रिलीज़ होंगे, टर्मिनल से रिलीज़ होंगे. मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है ना, सॉरी तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे मैसेज आया है और इन्होंने यहाँ से रिलीज़ होके, यहाँ आपको पता है ये जो एरिया है सिनैप्टिक क्लेफ्ट, इसमें जाके इन्होंने क्या हो जाना है, इधर जाके इन्होंने जमा होना शुरू हो जाना है. अब जो है आगे क्या है, on the inside surface of the neural membrane are lined dense bars. To the east side of the dense bars are protein particles that penetrate the neural membrane. These are the voltage gated calcium channel. अभी इन्होंने बताया है कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे चैनल्स वगैरह प्रेजेंट है जिनको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल spreads over the terminal, these channels open and allow calcium ions to diffuse from the synaptic space to the interior of the nerve impulse. These calcium ion, एक तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे एक तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलिन है यहाँ पे अटैच हो जाना है, और दूसरा हमारे पास इसके साथ साथ काम क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे
जो कैल्शियम रिसेप्टर्स हैं जिसको हम कैलमोडोनिन भी कहेंगे, कैल्शियम कैलमोडोनिन जो है डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है, या इसको हम कैल्शियम चैनल्स भी कहेंगे, इन्होंने भी ओपन हो जाना है और कैल्शियम आयन जितना भी इंटीरियर में प्रेजेंट था बेसिकली, आप देखें ना स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन ने भी तो काम करना है, तो कैल्शियम भी आयन भी तो हमें चाहिए ना, तो ये कैल्शियम आयन भी इनसाइड जाएगा इस कैल्शियम चैनल के थ्रू और सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन हो गया, फिर कंट्रैक्शन का सारा प्रोसेस होगा. When the action potential separate of these terminals open and allow calcium ion to diffuse from the synaptic space to the interior of the nerve, these calcium ion are in turn are believed to activate voltage calcium calmodulin dependent protein kinase, which in turn phosphorylates synapsin protein that anchors the acetylcholine vesicles to the cytoskeleton of the presynaptic टर्मिनल. अब देखें, अब इसने क्या करना है कि जैसे थोड़े से ही कैल्शियम आयन से अंदर जाना शुरू करना है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो एक प्रोटीन, मतलब यहाँ पे एक प्रोटीन समझ लें आप प्रेजेंट होगी, कैल्शियम कैलमोडोनिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. क्या आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ कि क्या एक्टिवेट होगी, कैल्शियम कैलमोडोनिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज. इसने क्या करना है कि इसने इस प्रोटीन ने जाके हमारे पास जो है साइनेप्सिन जो प्रोटीन है उसको क्या करना है, फोस्फोराइलेट. इस साइनेप्सिन प्रोटीन की जैसे ही फोस्फोराइलेट होगी, ये फोस्फोराइलेट होगी तो जितने भी एसिटाइलकोलिन जो साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन ने उनको अपनी जगह पे फिक्स करके रखा हुआ है, तो उसको इसने जाके साइनेप्सिन को, यहाँ पे साइटोस्केलेटन में साइनेप्सिन प्रेजेंट है, साइनेप्सिन को इसने फोस्फोराइलेट किया है और साइटोस्केलेटन जो है वो हट गए हैं और फिर वो हमारे पास जो है न्यूरॉन टर्मिनल जो है वो सारा जो है एसिटाइलकोलिन जो न्यूरॉन टर्मिनल से आगे से हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे. सो बेसिकली ये भी एक एक्टिव फीडबैक है, ठीक है, कि एक चीज़ ने थोड़े से एसिटाइलकोलिन ने किस तरह ज़्यादा से कैल्शियम एसिटाइलकोलिन को एक्टिवेट करवाया है. अब दिस प्रोसेस फ्रीज द एसिटाइलकोलिन वेसिकल फ्रॉम द साइटोस्केलेटन एंड अलाउ देम टू द मूव ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरल मेम्ब्रेन एडजेसेंट टू द डेंस बार. ठीक है, अब डेंस बार भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ. इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है डेंस बार का. दिस वेसिकल देन डॉक एट द रिलीज साइड फ्यूज विद द न्यूरल मेम्ब्रेन. अब ये न्यूरल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच होगी, यहाँ पे जो मसल की मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे न्यूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे पहले टर्मिनल पे प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे जो है इनकी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे. मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद जो है ये यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी और एक्सोसाइटोसिस के बाद ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में सारा मूव कर देंगे. सो बेसिकली यही सारा इसका फिनोमिना था जो मैंने आपको बता दिया है. होप सो इसमें आपको कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दफ़ा. देखें, ये है हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ये हमारे पास न्यूरल मेम्ब्रेन है, यानी नर्व की जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उसको हम न्यूरल मेम्ब्रेन कहेंगे. ये हमारे पास वेसिकल्स हैं, ये हमारे पास रिलीज साइट है, यानी ये वो वाली साइट है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन ने आगे अटैच होना है. उनके अटैच होने के बाद ही जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो अब वेसिकल जो है वो बाहर मूव करेंगे. और ये हमारे पास जो है डेंस बार्स, जो बार बार हम बात कर रहे थे, वो डेंस बार्स हैं. यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल्स हैं. कैल्शियम चैनल्स ने बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि कैल्शियम चैनल ने ही कैल्शियम कैलमोडोनिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना है, जिसने साइनेप्सिन को फोस्फोराइलेट करना है. ठीक है, ये सारा वो प्रोसेस हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम भी कुछ प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने काम होने के बाद एसिटाइलकोलिन को ख़त्म कर देना है. इसके अलावा हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जहाँ पे एसिटाइलकोलिन ने अटैच होना है. और इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे जो ये सब न्यूरल क्लेफ्ट है, इस पर हमारे पास वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल में मतलब डीपोलराइजेशन के फेज में कैल्शियम आयंस सोडियम आयंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पे सारे प्रेजेंट होंगे. अब हम देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन ओपन्स आइन चैनल्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब एसिटाइलकोलिन ने जो इस मेम्ब्रेन है सोडियम चैनल्स को किस तरह एक्टिवेट करना है. सो फिगर 7.2 हमने एक दफ़ा देख ली, लेकिन आप फिर एक दफ़ा देख लें कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है. शोज़ द मैनी स्मॉल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की हमने बात कर ली. इसके अलावा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स भी प्रेजेंट हैं. अब जो एसिटाइलकोलिन गेटेड आइन चैनल्स आर लोकेटेड ऑलमोस्ट इंटायरली नियर द माउथ. अब ये हमारे पास माउथ वाली साइड पर प्रेजेंट है. ठीक है, ये बात भी ठीक होगी. द सब न्यूरल क्लेफ्ट लिंक इमीडिएटली बिलो द डेंस बार एरिया. अब सब न्यूरल क्लेफ्ट जो है वो डेंस बार एरिया के बिलो प्रेजेंट है, वेयर द एसिटाइलकोलिन इज एम्प्टीड इनटू द सिनेप्टिक स्पेस. ठीक है, अब यहाँ पे ही जाहिर है एसिटाइलकोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा इसी के थ्रू. अब द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आल्सो लाइन सब न्यूरल क्लेफ्ट. ईच एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट हैज मोलिकुलर वेट ऑफ 7. ये आप ना याद रखें, आप ये याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीटल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर
कॉम्प्लेक्स जो है वो 5 सब यूनिट से मिलकर बना होगा, 2 अल्फ़ा, 1 बीटा, 1 डेल्टा एंड 1 गैमा। लेकिन एडल्ट में हमारे पास एक इलिप्सिन प्रोटीन जो है वो गैमा की जगह आएगी, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखें, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ना याद रखें तो इतना भी ऐसा कोई मसला नहीं है आपका। दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन लेइंग साइड बाय साइड इन अ सर्कल टू फॉर्म अ ट्यूब्यूलर चैनल्स, ठीक है। आपको पता है ये सब ने इस तरह का स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर चैनल बनाया हुआ है, आपने देखा हुआ है इसमें। और द चैनल्स रिमेन कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन अ पार्ट ऑफ द until 2 acetyl molecule attached to receptor to the alpha subunit. These attachment cause a conformation chain that opens the channel as shown in a figure part 2. अब हम फिगर पार्ट 2 में ये देखें, यहाँ पे इन्होंने देखा हुआ है कि ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का इन्होंने स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट हैं, ये तब तक ओपन नहीं होगा, देखिए ये क्लोज है, तब तक ओपन नहीं होगा जब तक कि 2 एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आकर अटैच ना हो। ये अल्फा सब यूनिट है, इनके साथ अटैच होने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो साइड है ये खुल गई है, और इसके अलावा एसिटाइलकोलिन के साथ साथ जो है हमारे पास सोडियम आयंस भी अंदर जा रही हैं। अब देखें आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल हैज़ अ डायमीटर ऑफ द इम्पोर्टेंट 0.65, ये ना करे कोई इंपॉर्टेंट इतना सच मसला नहीं है, विच इज़ अ लार्ज इनफ टू अलाउ द इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव आयन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम टू मूव इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन। अब वोल्टेज गेटेड आप देखिए किस किस आयंस को मूव करने दे रही है। पैच क्लम्प स्टडीज हैव शोड दैट द वन ऑफ द चैनल्स व्हेन ओपनड बाय एसिटाइलकोलिन कैन ट्रांसमिट 15,000 to 37 ion in millisecond. Conversely, negative ions such as chloride do not pass through the because of the sodium negative ion in the mouth of the ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ आसान लफ्ज़ों में वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें ये उन्होंने कहा है कि एसिटाइलकोलिन अटैच हो गई है, तो एसिटाइलकोलिन के अटैच होने के बाद जो है 2 हमारे पास जो है 15,000 से 30,000 तक जो कैल्शियम सोडियम आयंस हैं वो मूव करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम आयन भी मूव करेंगे और जो है पोटेशियम आयन भी मूव करेंगे, लेकिन वो उनकी रेशियो पे डिपेंड करता है। लेकिन कैल्शियम आयन पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव आयन। जैसे कि क्लोराइड उसको जाने देगा लेकिन बहुत कम, इतना कि हम उसको वो हमारे लिए नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके नेगेटिव साइड और नेगेटिव साइड जो है नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन प्रैक्टिस फॉर मोर सोडियम आयंस फ्लो थ्रू द एसिटाइलकोलिन वोल्टेज एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल्स दैट मैनी अदर आयंस फॉर 2 रीजंस। एक तो मतलब सोडियम आयंस को 2 रीज़न की वजह से जाने देगी। एक तो ये है कि वो एक हमारे पास पॉजिटिव आयन जो है वो लार्ज कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है ECF में, आपको पता है कि और दूसरा ये कि इसमें, और इसके अलावा जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द पोटेशियम आयन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेकंड, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द इनसाइड ऑफ द मसल मेम्ब्रेन -80 to -90 millivolt pulls the positively charged sodium ion to the inside of the fiber while simultaneously reflexing preventing efflux of the positively charged potassium ion when they attempt to pass outward। ठीक है, और ये आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट्स बताएं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो सोडियम आयन को क्यों प्रेफर करेगी कि वो अंदर आए। एक तो आपने कहना है कि इसकी एक तो मेन पर्पस ये होगा कि हमारे पास जो है ECF में सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट है, और दूसरा जो इसकी इनसाइड नेगेटिव वोल्टेज है वो हमारे पास प्रेफरेंस देगी कि सोडियम आयन जो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर मूव करें। और तीसरी कॉमन सेंस की बात है कि डीपोलराइजेशन आयन में सोडियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमारे पास डीपोलराइजेशन का फेस कैसे अकर होगा। अब हम देखेंगे कि आप नेक्स्ट क्या है, दिस एक्शन क्रिएट्स अ लोकल पॉजिटिव चार्ज इन साइड्स। अब जाहिर है इन साइड पॉजिटिव आना शुरू हो गई है, इसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल कहेंगे। एंड पोटेंशियल क्या है कि हमारे पास जो है सोडियम आयंस के अंदर मूव करने की वजह से इनसाइड जो है पहले नेगेटिव थे लेकिन अब पॉजिटिव होना शुरू हो गई है, तो इसकी वजह से आउटसाइड और इनसाइड में एक पोटेंशियल काज हो जाएगी, एक चेंज काज हो जाएगा, उसको हम एंड पोटेंशियल कहेंगे। द एंड पोटेंशियल नॉर्मली काज सफिशिएंट डिपोलराइजेशन टू कॉज नेबरिंग। अब थोड़े से पॉजिटिव होने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आएंगे। ये तो आपको बार बार ये सारी चीज़ें पता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि थ्रेशोल्ड की बात की हुई है। यहाँ पे थोड़ा थ्रेशोल्ड कम था, ठीक है, -80 के बाद
थोड़ा सा मतलब -80 हमारे पास के बाद जो है थ्रेशोल्ड बिल्कुल कम था, यानी बहुत थोड़े हमारे पास जो है एसिटाइलकोलिन आए हैं, या बहुत थोड़ा हमारे पास इम्पल्स आया है। तो ये हमारे पास जो है अपनी डीपोलराइजेशन का फेज़ जो है नॉर्मल वो नहीं अकर कर पाया, ठीक है। लेकिन जो है अब बी पॉइंट में देखें, बी पॉइंट में अब डीपोलराइजेशन अब मतलब थ्रेशोल्ड जो है वो इनफ है कि वो डीपोलराइजेशन करवा सके। तो देखेंगे हमारे पास सारा ग्राफ शो हुआ है डीपोलराइजेशन का और रीपोलराइजेशन का और हाइपरपोलराइजेशन का। अब सी में भी देखें कि थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने थ्रेशोल्ड का मैकेनिज्म बताया हुआ है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हमने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का बात की है, वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखें कि हमारे पास स्पेसिस बेस्ड एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास सिनेप्टिक स्पेस की लेयर में सिनेप्टिक स्पेस में प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली ये क्या करेगा कि जितने भी जैसे कोई रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टार्ट होनी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब रेस्टिंग का इम्पल्स आएगा तो क्या करेगा, एसिटाइल की कोलिन के ऊपर एक्ट करेगा और एसिटाइल को अलग कर देगा और कोलिन को अलग कर देगा, और ठीक है। और फिर जो है वो कोलिन जो है वो दोबारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में चला जाएगा, और फिर सारा इस तरह हमारे पास दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एसिटाइलकोलिन की फॉर्मेशन का। तो ये सारा इसमें एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का बताया हुआ है, या आपने देख लेना है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम एंड पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन ऑफ द स्केलेटन मसल फाइबर देख लेते हैं। यहाँ पे है कि सडन इंसर्ज ऑफ द सोडियम आयंस इन द मसल फाइबर व्हेन एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल ओपन कॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड फाइबर्स एट द लोकल एरिया ऑफ द एंड प्ले टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एज मच एज -50 to 75 मिलीवोल्ट, क्रिएटिंग अ लोकल पोटेंशियल कॉल्ड एज एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया है कि सोडियम आयंस की इंसर्ज की वजह से ज़्यादा हमारे पास जो है इंसर्ज ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगी। पहले 85 थी हमारे पास वैसे तो -80 मिलीवोल्ट से, लेकिन सोडियम आयंस के इंसर्ज की वजह से -50 से -75 तक जो है वो चेंज आया है हमारे पास। इसको हम एंड प्लेट पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब ए बी और सी फिगर का मैंने आपको बता दिया है कि इसमें इतना मतलब ज़्यादा मतलब इसका थ्रेशोल्ड कम था, इतना इनफ नहीं था कि हमारे पास जो है ये सारा प्रोसेस कैरी हो कंट्रैक्शन का। तो ये सारी इसमें इन्होंने बताई है। अब जो है सेफ्टी फैक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड फटीग ऑफ द जंक्शन, इसमें हम देखेंगे कि basically therefore the normal neuromuscular junction is said to have safety factor. However, stimulation of the nerve fibers at rate greater than the 100 times per second for several minutes may diminish the number of the acetylcholine so much that impulses fail to pass into the muscle fibers. अब इन्होंने बताया हुआ है कि जो स्टिमुलेशन का भी एक मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेशन करवाएंगे तो अगर जो ग्रेटर देन 100 टाइम्स पर सेकंड हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जितना भी हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट था न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, तो वो सारा हमारे पास ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो है मतलब कोई भी इम्पल्स जो है कोई भी कैरी नहीं होगी, कोई भी आपका फंक्शन वगैरह शो नहीं करेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सारा हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, फटीग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फटीग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपसे पूछा तो आपने बेसिकली ये कहना है कि जब हमारे पास इम्पल्स 100 टाइम्स पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन जितने भी प्रेजेंट थे वो सारे यूज़ होंगे, और उसके बाद अब जितने भी इम्पल्स आएंगे तो हमारे पास कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। तो ये सारी यहाँ पे बात थी। आगे आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि ड्रग्स दैट इनहेंस और ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसमें इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई हुई हैं, जैसे कि मेथाकोलिन, कार्बोकॉल और निकोटीन जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन का ही सेम फंक्शन करेंगी, ठीक है। और ये सारी इन्होंने बात की हुई है। इसके अलावा हमारे पास कोलिन एस्ट्रेज और डिस्ट्रॉयड जो स्लोली करेगा एक्शन पोटेंशियल को, एक्शन ऑफन प्रेजेस फॉर मैनी सेवर्स ऑफ ईयर्स, और ये आप वैसे तो पैथोलॉजी में पढ़ लेंगे, आपकी पैथोलॉजी का जब लेक्चर्स होगा तो उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपको वो बताएंगे कि कौन सा इसको ब्लॉक करेगा, कौन सा आपको इसमें जो है हेल्प करेगा। तो ये सारी वो बात थी, ठीक है। ये भी वही ड्रग्स हैं, न्यूरोस्टैग्मिन एंड फिजोस्टैग्मिन, ये सारे वही हैं। तो आपको इतना टेंशन न लें, इसका आपको फिर पैथो में पढ़ लेंगे तो इसको आप ना ही पढ़े आगे। ये तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच से ये इंपॉर्टेंट है। मायस्थीनिया ग्रेविस, यानी जब आपका ब्लॉक 2 होगा ना, आप ना एनाटॉमी में मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, फिजियो में भी मायस्थीनिया ग्रेविस बनेंगे, बायोकेम मायस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट है और आप पागल हो जाएंगे पढ़ के, लेकिन मायस्थीनिया ग्रेविस नहीं ख़त्म होगा। मायस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली ये है कि हमारे पास जो है ये बहुत कम लोगों को होता है, मतलब ये नहीं कह सकते बहुत कम, लेकिन खासी रेशो है ये हमारे पास मायस्थीनिया ग्रेविस की 1 in every 20,000। इसमें बेसिकली मैं आपको ना इधर थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती हूँ मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या है।
माइस्थीनिया ग्रेविस ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो खुद के जो मतलब आप समझे कि खुद के कोई WBCs है, हमारे खुद के WBCs, उसने क्या करना है कि जो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट है उनको डैमेज करना शुरू कर देना है। अपने ही रिसेप्टर ने जब इसको डैमेज करना शुरू कर देना है तो कैसे, जब ये डैमेज होगी तो कैसे एसिटाइलकोलिन जो है वो अंदर मूव करेगा, कैसे अगर एसिटाइलकोलिन अंदर मूव नहीं करेगा तो हमारे पास कंट्रैक्शन कैसे होगी। तो इसमें फटीग वगैरह शो होती है पेशेंट्स को, ठीक है। इसमें बेसिकली इसकी ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इनएबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रांसमिट सिग्नल देखें सिग्नल नहीं जा रहे नर्व फाइबर से टू मसल फाइबर्स। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो खुद की वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, और ऐसे पेशेंट को हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहेंगे। और माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सबसे पहले कहना है आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ है और खुद की एंटीबॉडीज इसको किल करना, रिसेप्टर्स को किल करना शुरू कर देती है। और तीसरा आपने कहना है कि इस तरह फिर हमारे पास जो मसल्स हैं वो नहीं जाएंगे, नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी मसल्स तक। अब हम देखेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉज एंड पोटेंशियल डाटा को इन द मसल फाइबर आर मोस्टली टू वीक टू इनिशिएट द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। अब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को भी ओपन नहीं करेगी जो जितना भी हमारे पास इम्पल्स आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब जाहिर एसिटाइलकोलिन कम है, एसिटाइलकोलिन कम होंगे तो दो एसिटाइलकोलिन एक रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे। जब इनमें से एसिटाइलकोलिन एक ही अटैच हो रहा है तो किस तरह हमारे पास सोडियम आयन जो है वो अंदर जाना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे द डिजीज़ कैन यूजली बी फॉर सेवरल्स बाय एडमिनिस्ट्रिंग न्यूरोस्टैग्मिन, ठीक है। ये हमारे पास जो है न्यूरोस्टैग्मिन पेशेंट को देंगे और या फिर अदर इसको एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग वगैरह पेशेंट को देंगे, ठीक है। ये सारे पेशेंट ड्रग्स को देंगे पेशेंट को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नहीं छोड़ना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि मसल एक्शन पोटेंशियल क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट रिगार्डिंग द इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है किसका, स्केलेटन मसल का और स्मूथ मसल का। अब उन्होंने बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अबाउट -80 टू -90 मिलीवॉट्स इन स्केलेटन मसल फाइबर्स, और न्यूरॉन के दरमियान जो एक्शन पोटेंशियल है वो 10 टू 20 मिलीवॉट है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बात हो गई, ये 3 पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। उसके अलावा जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन कितना होगा, 1 to 5 मिली सेकेंड्स इन स्केलेटन मसल्स और अबाउट 5 टाइम एज लॉन्ग एज इन लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। अब देख लेंगे स्केलेटन मसल में कितनी जल्दी यह है मैसेज कैरी हो रहा है। अब दूसरा वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, ये है 3 to 5 मिली सेकेंड्स और अबाउट 130 द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इन लार्ज माइग्नेटिक। और इसकी वेलोसिटी देखें कितनी ज़्यादा कम है, यहाँ कहाँ पे 3 to 5 मिली सेकेंड और यहाँ के कहाँ पे 1/13 द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इन लार्ज माइग्नेटिक। देख लें आप कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें समझ आ गई होगी। इसमें 3 पॉइंट्स है, इसमें मैं आपको क्या समझाऊँ, इसमें आपने रट्टा ही लगाना है इन चीज़ों का। अब एक्शन पोटेंशियल सेपरेट टू द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर्स बाय द वे ऑफ द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अब बेसिकली ना मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बताती हूँ आपकी आसानी के लिए, तो आपको एक चीज़ समझ आ जाए कि हम कहेंगे कि हमारे पास जो है मसल फाइबर्स इतने लंबे होंगे ना, ठीक है, कि हमारे पास बाज़ औक़ात जो एक्शन पोटेंशियल है ना वो मतलब इतने लंबे और इतने डीप होंगे कि एक्शन पोटेंशियल एंड तक नहीं जा पाएगा। एंड तक जब वो नहीं जा पाएगा तो हमारे पास सारे का सारा मसल्स इस तरह सारे का सारा मसल फाइबर तो मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, उस पर एक्शन पोटेंशियल जाएगा नहीं। और फिर हमारे पास किस तरह सारे के सारे सिंसीडियम होगी, किस तरह हमारे पास अगट्ठा सारे का सारा हमारे पास स्केलेटन मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक टी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ही हमारे पास ये सारा प्रोसेस होता है कि सारे सिंसीडियम क्रिएट होंगे। इसमें वो उन्होंने बताया हुआ है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अब the skeleton muscle fiber is so long that the action potential separating along the surface membrane causes almost no frequent flow deep within the structure, ठीक है, deep नहीं जाएगा। maximum muscle contraction or require the current to penetrate deep in the muscle fiber to vinicity of the separate myofibrils, ठीक है। separate myofibrils के deep जाने के लिए टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। अब इस जो मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कि अंदर तक प्रेजेंट है, अंदर तक धसा हुआ है मायोफिब्रिल्स को, उसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहेंगे या टी ट्यूब्यूल कहेंगे जिसके जहाँ हमारे पास एक्शन पोटेंशियल लेके जाएगा अंदर तक। अब द डी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल कॉज रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन इनसाइड द मसल्स। अब यहाँ पे है कि द टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल कॉज रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन इनसाइड द मसल फाइबर्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द मायोफिब्रिल। अब जो टी ट्यूब्यूल है उसने क्या करना है कि टी ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारे पास कैल्शियम चैनल वगैरह प्रेजेंट है। इस कैल्शियम चैनल ने मतलब इन साइड्स ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड कैल्शियम चैनल से मूव करना है और फिर यहाँ पे हमारे पास सारी एक्टिवेशन जो है ये सारी अकर होगी। ये हमारे पास है एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग, ठीक है।
अब जो है हम एक्साइटेशन कंट्रक्शन कपलिंग को डिटेल में बात करते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि टी ट्यूब्यूल्स हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम है, इसमें द टी ट्यूब्यूल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है। द टी ट्यूब्यूल्स आर स्मॉल एंड ट्रांसफर डाउन टू द मायोफिब्रिल, दे बिगिन एट द सेल मेम्ब्रेन एंड पेनिट्रेट ऑल द वे फ्रॉम द वन साइड ऑफ द मसल फाइबर to the opposite sides not shown in the figures. The TW transfer themselves and from the entire length of the TW interlacing among the separate myofibrils। देख लें TW जो है ये बेसिकली यही बता रहे हैं कि ये सारे डीपली पेनिट्रेट होते हैं हमारे मायोफिब्रिल्स के साथ, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा कि जैसे ही TWs ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन दे आर ओपन टू द एक्सटीरियर ऑफ द मसल फाइबर। अब मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये डीप ही प्रेजेंट होते हैं, बल्कि ये एक्सटीरियर भी प्रेजेंट होती है। अब एक्सटीरियर प्रेजेंट होगी तभी तो यहाँ पे इनके एक्शन पोटेंशियल यहाँ से कैरी करता हुआ हमारे पास इनसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा। अब इन अदर वर्ड्स टी ट्यूब्यूल्स आर एक्चुअली इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब टी ट्यूब्यूल्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन की ही कह रहे हैं, समझ ले कि एक्सटेंशन प्रेजेंट है, इसकी डीपली एक्सटेंशन प्रेजेंट है। देयरफॉर व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड ओवर द मसल फाइबर्स द पोटेंशियल चेंजेस आल्सो स्प्रेड अलोंग द टी ट्यूब्यूल टू द डीप इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर। द इलेक्ट्रिकल करंट सराउंडिंग दीज टी ट्यूब्यूल्स देन अलेक्ट द मसल और कंट्रक्शन। और फिर हमारे पास जो है ये बता रहे हैं कि कंट्रक्शन में टी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह हेल्प करेगा। अब जो लार्ज चैम्बर्स कॉल्ड टर्मिनल क्रिस्टनी अबाउट द टी ट्यूब्यूल्स एंड longitudinal tubules that surround all surface of the contracting myofibrils sarcoplasmic reticulum। जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि टी ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो है टर्मिनल क्रिस्टनी, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है टर्मिनल क्रिस्टनी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये देखें ये टी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और ये इनके इर्द गिर्द देखें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह जमा हुए हैं, ठीक है। यही इन्होंने बताया हुआ है। और ये अब हम नेक्स्ट में देखते हैं वो क्या है हमारे पास रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन किस तरह रिलीज़ होंगे, ज़ाहिर है कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे तभी तो हमारे पास जो है मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन का काम होगा और कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। shows that the action potential of the T tubule cause current flow in the sarcoplasmic crystini, ठीक है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगी टी ट्यूब्यूल के थ्रू वो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक क्रिस्टनी के पास जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि टी ट्यूब्यूल्स के अंदर मैं आपको कहते हैं कि टी ट्यूब्यूल्स के पास हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या कहेंगे कैल्शियम इसको हम रेनाडिन रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। आपने क्या कहना है, इसको रेनाडिन रिसेप्टर्स चैनल प्रेजेंट होंगे। ये इनसाइड ऑफ द सेल जब कैल्शियम आयंस अंदर जाएंगे, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल्स कैल्शियम इनसाइड जाएंगे, तो इन्होंने जितने भी यहाँ पे इर्द गिर्द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको एक्टिवेट करना है। उन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट होने की वजह होंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का रिलीज़ करेंगे, और कैल्शियम आयन रिलीज़ होने के बाद हमारे पास ये एक्टिन के साथ अटैच हो जाएंगे, और एक्टिन के साथ अटैच होने के बाद ये जो है सारा अपना काम करेंगे, ठीक है। किस तरह वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो किस तरह हमारे पास कंट्रक्शन होगी, ठीक है। ये बात इन्होंने बताई है, इसमें ऐसी कोई बात मुश्किल नहीं है। अब कैल्शियम पंप जो है वो कंट्रक्शन के बाद जो है किस तरह मूव करेगा अपनी पूरे मतलब अपनी एरिया की तरफ, जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमारे पास आएगी। Once the calcium ion have been released from the sarcoplasmic reticulum and has diffused among the myofibrils, muscles contraction continue as long as the calcium ion concentration remains high। तब तक मसल कंट्रैक्शन रहेगी, तब तक जब तक हमारे पास कैल्शियम आयन जो है वो उनका लेवल ज़्यादा रहेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन का लेवल जो है कम हो जाएगा तो हमारे पास कंट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैल्शियम आयन जो है एक तो दो जगह से आया है, कहाँ से आया है, एक तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और दूसरा आउटसाइड ऑफ द सेल। तो क्या करना है कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है तो हमारे पास एनर्जी ATP यूज़ होकर तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा मूव कर जाएगा कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रेनाडिन रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे भी ATPs सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम ATPs यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे ATP यूज़ करके। और इसके अलावा जो है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड कैल्सिक्रेस्टिन विच कैन बाइंड अप टू द 40 कैल्शियम फॉर ईच मोलिक्यूल ऑफ द कैल्सिक्रेस्टिन, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्साइटेटरी इम्पल्स ऑफ द कैल्शियम आयन। ये ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि कैल्शियम आयन का जो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट है उसमें हमारे पास स्मॉलर देन 10⁻⁻⁷ मोलर ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है एक्टिंग फिलामेंट्स को इनहिबिटेड रखता है, ठीक है।
लेकिन जैसे ही हमारे पास सी ट्यूब्यूल या सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू कैल्शियम आयंस रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास मोलर कंसनट्रेशन 2 × 10⁻⁻⁴ मोलर कंसनट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, जो विच इज़ अबाउट 10 टाइम्स द लेवल रिक्वायर्ड टू कॉज कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कितना मतलब कितना ज़्यादा हमारे पास कैल्शियम आयन रिक्वायर होते हैं, ये इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैलिग्नेंट हाइपरथीमिया भी नहीं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नहीं पूछा जाता, आपके एलओ में नहीं है तो इसको करके अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा इसको देख लें कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास DHP या इसको हम रैनोडिन रिसेप्टर भी कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। इन्होंने कैल्शियम आयंस को, जैसे हमारे पास सेक्शन पोटेंशियल आया ट्यूब्यूल्स में रैनोडिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, रैनोडिन रिसेप्टर से कैल्शियम आयंस जो है वो अंदर जाना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। और ये हमारे पास जो टर्मिनल क्रिस्टी है, ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसने यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को एक्टिवेट करना है और वहाँ से भी हमारे पास कैल्शियम आयन रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने यहाँ पे बात बताई हुई है। अब यहाँ पे ये इन्होंने हमें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बताया हुआ है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास कैल्सिट्रिन, ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कैल्शियम आयंस को अपने साथ स्टोर करके रखता है, ठीक है, अपने अंदर प्रेजेंट रखता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे ATP बताया, एटीपेज इंजाइम बताया हुआ है कि इसके थ्रू हमारे पास कैल्शियम आयन दोबारा बैकवर्ड मूव करेंगे। सो इसमें यही बात है। इस चैप्टर में हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। इसमें ऐसा कोई इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो आपको समझना है। होप सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।